बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 फिजिक्स की। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम एनुअल एग्जाम 2023 के रिलेटेड पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लाहौर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो गुजरांवाला, गुजरात फेडरल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, यानी कि पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो हम आपको पेपर पेयरिंग स्कीम करवा रहे हैं। इस स्कीम के रिलेटेड मैंने फिजिक्स के आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस प्लस उनके आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आज स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी प्लस उनके आंसर भी आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन थे मैंने वो आपको बताए थे। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो जो चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के अंदर। ये चैप्टर के अंदर आपको ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर के अंदर से कौन से ऐसे 10 इंपॉर्टेंट 10 11 10 और 11 10 या 11 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर के अंदर से आपको वो पूछता है। ये क्वेश्चंस कौन से हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन के रिलेटेड, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप जाएं, लिंक पर क्लिक करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलें हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारे चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर नंबर 3 के चैप्टर के अंदर से आएंगे, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लाहौर बोर्ड, गुजरात बोर्ड, गुजरात, सरगोदा, साहिवाल या आप फेडरल बोर्ड से भी लिंक करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 के अंदर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको काइंडली लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। हाँ, इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टूडेंट्स के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसके बारे में मैथमेटिकली रिलेशनशिप भी बताना है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको आपकी बुक के अंदर मिलेगा, पेज नंबर 50 से लेकर 51 तक आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे। इंस्टेंटेनियस ये क्वेश्चन ना इतना भी आ सकता है, कह सकता है डिफाइन इंस्टेंट या डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप उसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे और फार्मूला लिख देंगे दोनों का। फिर आपको एक अलहदा से भी कह सकता है कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप फिर पेज नंबर 50 और 51 पर जाएंगे ना, तो आपको इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। कहता है प्रूव करो द हाइट गेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट गेन करता है, कितनी हाइट तक जाता है, और जाने के बाद उसका ये रिलेशनशिप h = vi² sin थीटा ओवर g। कहता है इसको साबित करके दो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है भी कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको एक दूसरी स्टेटमेंट से भी वो कह सकता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन या रिलेशनशिप आपको कह सकता है ऑफ द हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल, के प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट तक जाता है उसके बारे में मुझे एक रिलेशनशिप बताओ, या मुझे एक एक्सप्रेशन ड्राइव करके दो, निकाल के दो। तो याद रखिएगा, जब भी एक प्रोजेक्टाइल ऊपर को जाता है तो वो हमेशा हाइट गेन करता है h, और ऊपर इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi कहलाती है, लेकिन वहां पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन की जो इक्वेशन है ना, 2as = vi²-vf², इसके अकॉर्डिंगली, न्यूटन की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स, आपको हमेशा इनिशियल वेलोसिटी आपको गेन करता है प्रोजेक्टाइल ऊपर को जाते वक्त, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और आप इसी रिलेशनशिप को ऐसे लिखेंगे, एंड पे आपको मैंने प्रूव्ड करके बता दिया। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफा रिपीट हुआ है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करेंगे, फिर हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। आप स्टूडेंट्स देखिएगा, पेज नंबर 2 आपको शो हो रहा है। पेज नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 जो आप करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट propulsion। किस असूल के तहत रॉकेट जो है ना वो काम करता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रॉकेट जब भी और जिस भी कंडीशन में हो वो हमेशा 2 लॉ को फॉलो करता है। एक,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा न्यूटन का थर्ड लॉ। ये दोनों लॉ के तहत जो एक रॉकेट है ना वो वर्किंग करता है, चाहे आप उसके इंजन से लेकर उसके फ्यूल टैंक की बात करें, चाहे आप उसके साथ जो आपने डिफरेंट पार्ट्स अटैच किए होते हैं रॉकेट के साथ एज अ फ्यूल टैंक उसकी बात करें, तो तमाम वर्किंग जो है वो किस असूल के तहत होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसको ना मैंने सिंपल वर्ड में आपको लिख के दिया, आपने इसी सिंपल लैंग्वेज को याद कीजिएगा, बहुत जल्दी ये लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है आपको कि डिफाइन रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। तो आपको पता है कि आपने प्रोजेक्टाइल की रेंज की जो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसका जो फार्मूला है, उसकी जो टोटल वर्किंग है, मैथमेटिकल जो उसकी इक्वेशन है, जिसको आप रिलेशनशिप भी कह सकते हो। तो एक्सप्रेशन के वर्ड से ज़्यादा घबराना नहीं है आपने। इसका मतलब यही होता है कि मैथमेटिकली फॉर्म बताओ। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैंने वहाँ पर प्रोजेक्टाइल की रेंज की डेफिनेशन नहीं थी लिखी। मैं आपको ना डेफिनेशन बताता हूँ। ये डेफिनेशन भी पूछता है क्वेश्चन वाला। कहता है कि मैक्सिमम हाइट जो एक प्रोजेक्टाइल गेन करता है ना इन हॉरिजेंटल वे, हॉरिजेंटल वे कहते हैं, हॉरिजेंटल रास्ता वो रास्ता होता है जो आपका अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका रास्ता जाता है उसको आप कहते हो हॉरिजेंटल वे। तो उस रास्ते के ऊपर जो रॉकेट जितनी रेंज तक जाएगा, जितने किलोमीटर फासले तक जाएगा, याद रखिएगा, उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो मैंने डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में आपको बता दी। अब इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करने को वो कह रहा है। इसका थोड़ा सा आंस है, लेकिन आंस मैंने नेक्स्ट पेज पर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक्सप्रेशन के लिए ना आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3.12 देखना पड़ेगा, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं पता तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रीवियस जो अपनी वीडियो अपलोड की है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर 3 के रिलेटेड, तो उस लिंक पे जाएं, आपको 3.12 का इस एक्सप्रेशन का ड्राइव एक्सप्रेशन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 3 इसके ऊपर आप बिल्कुल स्टार्ट पे देखें ना, तो मैंने जो आपको बोला है ना प्रीवियस क्वेश्चन का आपने एक्सप्रेशन देखनी है 3.12 क्वेश्चन में, तो देखिए मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम विद एग्जांपल। विद एग्जांपल कहे चाहे ना कहे, आपने आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर उसकी एग्जांपल देनी है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस पर बैरूनी तौर पर कोई भी फोर्स अंदर नहीं आ सकती, एक्ट नहीं कर सकती, असर अंदाज नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर आपके गैस के मालिक्यूल हों इन अ क्लोज्ड वेसल या क्लोज्ड ग्लास या क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। इसकी मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं, जैसे आपका थर्मोस है, तो थर्मोस के अंदर चाय हो ना, तो बैरूनी कोई भी हवा, चाहे उसको आप मतलब उसको आप सिंपल एयर में भी रख दें, तो अगर हवा उसके ऊपर पड़ भी रही है ना, तो अंदर से चाय जो है ना वो गर्म ही रहेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अंदर हवा नहीं जाती, जिसकी वजह से चाय ठंडी नहीं होती। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट हैपन व्हेन अ वेरी हैवी बॉडी, जब एक बहुत भारी बॉडी कोलाइड विद द लाइटर स्टेशनरी बॉडी। एक्सप्लेन। कहता है जब आपकी ना एक बॉडी, बहुत भारी बॉडी जो है ना, ये अजसाम या जिस्म जो है ना, वो एक लाइटर स्टेशनरी बॉडी, लाइटर मतलब बहुत हल्के वजन की, और स्टेशनरी, स्टेशनरी मींस रेस्ट पर खड़ी हुई कोई किसी बॉडी से ना टकराए, तो क्या होगा? अगर फर्ज करो एक बड़ी भारी बॉडी है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रक आ रहा है दूर से और आगे साइकिल, बिल्कुल एक लाइटर बॉडी है और वो खड़ा है साइकिल, ठीक है। अब क्या होगा? ट्रक जब टकराएगा ना साइकिल से, तो ट्रक कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा उसी स्पीड से, क्योंकि उसके सामने एक बहुत छोटा सा जिस्म आया है। लेकिन जैसे ही साइकिल से ट्रक टकराएगा, ट्रक साइकिल से टकराएगा, तो याद रखिएगा ट्रक तो मूव करता ही रहेगा, लेकिन साइकिल डबल स्पीड से मूव करेगी। तो आपका यही आंसर मैंने जो है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एक सिंपल इंग्लिश के अंदर, इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ज्यादा दफा पूछा जाता है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस ही वो दे रहा हूँ, पेपर पेयरिंग स्कीम करवाई वो रहा हूँ, जो पंजाब के हर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ना एक बेनिफिट है। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 ये है। शो डैट, कहता है आर रेंज एंड आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज एक रिलेशनशिप में हो, तो आर ओवर आर मैक्स इज इक्वल टू साइन टू थीटा, इसको प्रूव करके दो। शो डैट का भी मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करके देना है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आर रेंज बटा आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज, ये बराबर आने चाहिए।
राइट हैंड साइड के जो क्या है साइन टू थीटा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को लें, आर रेंज का क्या फार्मूला होता है, आर इज इक्वल टू रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन टू थीटा बटा जी। इसको आप रेंज को इस तरह भी कह सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू आर ओवर सॉरी रेंज इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी साइन टू थीटा। ये साइन टू थीटा चाहे आप इसको वी आई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई भी करके चाहे पढ़ लें तो वो सेम ही चीज कहलाती है, ठीक है ना। और आर मैक्स किसके बराबर होता है, आर मैक्स रेंज मैक्सिमम बराबर होती है वी आई स्केयर ओवर जी। अब क्या करो, इन दोनों रिलेशनशिप को ना आपस में कंपेयर करो, तो आर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा जरा क्या बनेगा, वी आई स्केयर ऊपर भी है बटा जी ऊपर भी है और वी आई स्केयर बटा जी नीचे भी है। तो ये दोनों, ये वी आई स्केयर से कट गया, जी से कट गया, तो पीछे क्या बचा है साइन टू थीटा, जो कि आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपस में प्रूव्ड होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट था ये रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट था। शो डैट का भी मतलब प्रूव डैट ही होता है, चाहे शो डैट आ जाए चाहे प्रूव डैट आ जाए, मतलब सेम ही है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके देना है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है शो डैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो स्टूडेंट्स आपने ना एक रिलेशनशिप पढ़ा है इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर के इम्पल्स का रिलेशनशिप बता दो लीनियर मोमेंटम या खाली उसको मोमेंटम भी कह सकते हैं उसका उसके साथ, ठीक है। तो एक और रिलेशनशिप होता है किसका, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के साथ। अप्लाइड फोर्स के साथ कैसे, कहता है सपोज करो कि एक मास है, वो आपका ना मास एम है, ठीक है, वो आपका वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है विद दी इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और जैसे ही कोई फोर्स उसके ऊपर एफ एक्सर्ट करती है, अप्लाइड की जाती है, तो वो ना नीचे आ जाता है फाइनल वेलोसिटी के साथ वी एफ के साथ। तो इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू, अब फोर्स लगी ना, एफ इज इक्वल टू क्या, एम एक मास है ब्रैकेट के अंदर, वी एफ माइनस वी आई ब्रैकेट क्लोज। अब एम को मल्टीप्लाई कर दें, एम वी एफ माइनस एम वी आई और बराबर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एफ। अब एम वी एफ माइनस एम वी आई ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम नहीं है, तो मैंने लिख दिया एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा पी ओवर टी। अब डेल्टा पी किसको शो करता है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टी है, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट का मतलब यहाँ इसको टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इसको कह सकते हैं। अगर कोई भी फिगर, अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही है ना टी से, तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, या इसको टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो देखो अप्लाइड फोर्स, फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ गई है, टाइम ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या खाली मोमेंटम। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखेंगे। अक्सर इस क्वेश्चन में और वो जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आया ना इम्पल्स वाला, इम्पल्स डिफाइन इम्पल्स एंड ड्राइव इट्स रिलेशनशिप विद लीनियर मोमेंटम, उसके साथ अक्सर स्टूडेंट्स इसको क्या कर देते हैं, मैचिंग कर देते हैं, उसका आंसर इसमें लिख देते हैं। तो वो स्टूडेंट्स गलत है, यही इसका क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है डिफाइन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। दोबारा से आ गया जी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन, आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सीखी हुई है, ठीक है ना। आगे कहता है वैल्यू बताओ किसकी, मैक्सिमम रेंज की और मिनिमम रेंज की वैल्यू बता दो। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन के लिए डिफाइन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए तो आप सी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अभी जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 4। अब ये ना रेंज अगर मैक्सिमम हो तो क्या वैल्यू होगी, रेंज अगर मिनिमम हो तो किस वैल्यू के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल की रेंज मिनिमम हो सकती है और किस वैल्यू के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम हो सकती है। इसका इसका ना आंसर जो है ना वो नेक्स्ट पेज नंबर 6 के ऊपर लिखा हुआ है, वहां पे चलते हैं। मैक्सिमम रेंज किस डिग्री के ऊपर होती है, याद रखिएगा जब आप प्रोजेक्टाइल की रेंज लगाते हो ना 45 एंगल पर जब आप प्रोजेक्टाइल को सेंड करते हो, तो याद रखना वो हमेशा मैक्सिमम रेंज तक जाता है। मैक्सिमम रेंज का मतलब है ज्यादा दूर तक जाता है, लेकिन मिनिमम रेंज कब होती है, अगर आप 45 डिग्री से ज्यादा फेंको एंगल देकर प्रोजेक्टाइल को, फिर भी वो कम रेंज तक जाएगा, कम फासला तय करेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे ले सकते हो, रेंज को फासला भी कहते हैं। और अगर आप 45 डिग्री से कम एंगल पे फेंकते हो, 30 पे 15 पे, तो तब भी वो मिनिमम रेंज ही शो करता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10
और पेज नंबर आपका है 7। तो ये क्या है क्वेश्चन कहता है स्टेट न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो स्टूडेंट्स आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ हर स्टूडेंट को ये, और हर बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन इन दोनों लॉ की करवाई जाती है। मैंने इन सिंपल वर्ड्स में आपको लिख के दे दिया, अगर आपको नहीं याद होती तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, आई होप सो इसको एक्सप्लेन करने की आपसे जरूरत नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहलाता है वो आपको बताइए, एफ इज इक्वल टू एम ए, कि जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको आ सकता है, आया भी है, ठीक है ना। चाहे आप लाहौर बोर्ड की बात करें, गुजरांवाला बोर्ड की बात करें, फेडरल बोर्ड की बात करें, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है। वो ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ आपको इस तरह भी कह सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, यहाँ स्टेट्स न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, और अलग-अलग से भी आ सकता है कि स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ, यहाँ कह सकता है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स से लास्ट क्वेश्चन के अंदर ना वो जो इसकी नंबरिंग थी वो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं था, वो क्वेश्चन नंबर 10 था। तो वो 10 की जगह 11 लिखा गया, तो आपने उसकी ना नंबरिंग को ना ठीक कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कहता है अगर आपके पास एक प्रोजेक्टाइल हो, उसको आप हॉरिजॉन्टल वे में फेंको और 4 गुना उसकी ना जो है ना स्पीड को इंक्रीज कर दो, तो बताओ उसके अंदर जो एंगल बनेगा ना वो उसकी प्रोजेक्शन का एंगल क्या बनेगा, ठीक है ना। यानी कि उसको जब आप फेंकोगे ना 4 गुना स्पीड से, तो उसकी प्रोजेक्शन का एंगल क्या बनेगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आपको रेंज का भी फार्मूला आता है, हाइट का भी फार्मूला मैंने सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो अगर आपको 4 टाइम इंक्रीज कर दो किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज को, तो क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा 4h बराबर है r। 4 लिखेंगे ऐसे का ऐसे, एज में उसका फार्मूला पुट करेंगे इज इक्वल टू आर, रेंज में उसकी वैल्यू रेंज की पुट करेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास 2 साइन के थीटा फिर कोस 2 थीटा ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। बिल्कुल एंड पे देखिएगा, तो ये बिल्कुल जगह जब आप इसके एक्सप्रेशन को देखेंगे ना, आपने ये पढ़ा भी होगा, जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये इजी वे में मैंने बताया हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन में साबित ये करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को ना स्टूडेंट्स 4 गुना उसकी रेंज को बढ़ाकर फेंके ना, तो उसके अंदर एंगल क्या बनेगा, ये हम देखना चाह रहे हैं। अब इस पेज तक आपको ये पता चल रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा वो इज इक्वल टू 1 होते हैं। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और आपको रिमेनिंग जो आंसर है ना वो मिलता जाएगा। अब देखिए इस पेज नंबर 9 के ऊपर आपको मैंने कहा जैसा कि इसका रिमेनिंग आंसर यहाँ पर मौजूद है। हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, बार-बार आपको बता रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की समझ में नहीं आती, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बार-बार आपको ये दोबारा से मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 4 गुना उसकी रेंज बढ़ाकर, स्पीड बढ़ाकर, ठीक है ना, इस तरह समझ लें, उसको फेंकें तो उसके अंदर एंगल क्या बनेगा, ये बताना है हमने, ठीक है ना। अब देखिए मैंने पीछे आपको बताया कि साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, जो स्टूडेंट्स आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल कर रहे हैं उनको अगर नहीं पता तो इसको याद कर लें, साइन थीटा ओवर कोस थीटा ये बराबर हमेशा किसको होता है, टेन थीटा के। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने इसमें से एंगल निकालना, तो एंगल आपको पता है हमेशा थीटा को एंगल कहते हैं। तो थीटा को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहने दें, तो टेन को उस तरफ ले जाएं, तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं स्पेशली मेडिकल के कि सर ये जब टेन राइट हैंड साइड पे आया तो -1 इसके ऊपर क्यों आ गया, इनवर्स क्यों आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी ना मैथ का एक रूल है कि जब भी आपके एंगल्स लेफ्ट हैंड साइड से उसके थीटे को सेपरेट करोगे और टेन हो या साइन हो या कोस हो उसके साथ उसको अलहदा दूसरी राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, तो हमेशा उसके ऊपर इनवर्स का साइन आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स 1 जब हम कैलकुलेटर से सोल्व करें ना, तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज या स्पीड 4 गुना बढ़ाकर उसको हॉरिजॉन्टल वे में एक्स एक्सिस के
एज एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फेंकें तो याद रखिएगा उसमें भी जो मैक्सिमम एंगल बनता है ना वो थीटा इज इक्वल टू 45 बनता है। आपने ये पढ़ा भी था कि रेंज एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, 45 डिग्री ही हो सकती है। तो अगर आप चाहे उसकी स्पीड 4 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, 20 गुना कर दें इसकी प्रोजेक्टाइल की रेंज को, याद रखिएगा उसकी मैक्सिमम रेंज में जो एंगल बनेगा ना वो 45 डिग्री का ही बनना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये स्टूडेंट्स आपके 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर से, नोट एक्सरसाइज, ठीक है ना, अंदर से ये क्वेश्चंस हैं। आई होप सो आपको ये समझ में भी आए होंगे, इनको याद कीजिएगा। स्पेशली ये जो मैंने वर्डिंग लिखी हुई ना, मैं क्यों आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी वजह ही स्टूडेंट्स ये है क्योंकि स्टूडेंट्स आपको नहीं याद होंगे। अगर आप किसी भी की बुक से देखेंगे, किसी भी नोट से देखेंगे तो मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होता है, उन्होंने रट्टा तो लगाया होता है पर उनको याद नहीं कोई भी चीज होती इतने अच्छे से, उनको समझ में नहीं आ रही होती कि ये क्या हम पढ़ क्या रहे हैं और इसमें हमने लिखना कैसे है। तो ये मैंने पूरी एक वर्किंग करके स्टूडेंट्स आपको बताए हैं कि आप चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपके चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ऐसे पूछ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने करने हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर से। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को काइंडली आपने स्किप नहीं करना, कभी भी इनको छोड़ना नहीं है। ये समझ लें कि आपने पहले इनको याद करना है, इसके अलावा चैप्टर के जो मजीद आप याद करना चाह रहे हो ना किसी भी की बुक से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।